आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं कि ये बेस एक्चुअल में है क्या। जो हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, जो फोर्थ चैप्टर होगा वो हमारा मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा, फिर जो अगला चैप्टर होगा वो लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा। तो ये 2-3 चैप्टर जो हैं ये मैकेनिक्स के चैप्टर हैं। तो इन्हें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनका बेस बनाते हैं कि एक्चुअल में हम अब करेंगे क्या, पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग, अब समझने क्या जा रहे हैं। तो देखिए, अभी तक आप लोग 10th में थे, तो 10th क्लास में आप लोग एक सिंपल सी साइंस की बुक पढ़ लेते थे। उसमें आपका सब कंबाइन था, फिजिक्स के भी पार्ट थे, केमिस्ट्री के भी पार्ट्स थे और बायो के भी पार्ट्स थे। लेकिन जैसे आप 11th में गए, आपकी फिजिक्स अलग बुक बन गई, केमिस्ट्री की सेपरेट अलग बुक बन गई, और जो बच्चे बायो भी लेते हैं उनकी अलग बुक बन गई। तो अभी तक हमने साइंस की और भी ब्रांचेज होती हैं। तो ये तीनों किसकी ब्रांचेज हैं? साइंस की ब्रांचेज हैं। फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है, बायो भी साइंस की ब्रांच है। अब इनमें से और भी इनकी सब ब्रांचेज हैं। जैसे अगर हम बोले हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की कई ढेर सारी ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स ब्रांच है, वेव ऑप्टिक्स ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स ब्रांच है, थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच है। ये सारी ब्रांच किसकी हैं? फिजिक्स की है। और भी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी 2-3 ब्रांचेज हो जाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही बायो की बात करते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी हो जाती है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में फिजिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच है। फिजिक्स की क्या है? एक ब्रांच है मैकेनिक्स। फिजिक्स की क्या ब्रांच है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है। उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम इन 2-3 चैप्टरों में आगे के पढ़ेंगे। कौन कौन से में? चैप्टर नंबर 3 मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन द प्लेन, और फिर लॉज ऑफ मोशन। तो सॉरी, तो अब हम इन जो चैप्टरों को पढ़ेंगे वो किसके अंडर पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के अंडर। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो डील करती है किसी बॉडी को रेस्ट में है या मोशन में है। अब जो ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की भी 2-3 ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स की भी कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेज हैं। तो देखिए, आप लोग चैप्टर की हेडिंग लगाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए कि अभी तक हम फिजिक्स पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फिजिक्स। अब फिजिक्स की हमने बोल दिया कि एक ब्रांच है मैकेनिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर फिर हम बोल रहे हैं कि इसकी भी 3 ब्रांचेज हमने बना दी। कितनी ब्रांचेज बना दी? 3 ब्रांचेज बना दी मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में कौन कौन सा पार्ट में तोड़ दिया हमने? मैकेनिक्स को हमने स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ध्यान से सुनिए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। अब देखिए, इनमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो मोशन को या किसी पार्टिकल के रेस्ट को गवर्न करती है या स्टडी करती है। अब उस मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज बना दी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ध्यान से फिर से देख लीजिए, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होती है? जब किसी चीज को हम रेस्ट में रख करके उसे ऑब्जर्व करते हैं तो दैट ब्रांच इज नोन एज ए स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसमें हम किस चीज को पढ़ेंगे? एट रेस्ट। किस कंडीशन को पढ़ेंगे? एट रेस्ट, स्टैटिक्स में। अब इन दोनों में हम पढ़ेंगे मोशन को। किस में पढ़ेंगे? एट मोशन। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब वो ध्यान से समझिए। जो हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स, क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसका कॉज क्या है वो नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमारी ये कोई चीज़ थी, ये मार्कर है, ये एट रेस्ट में है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई? इसकी हम अगर स्टडी करते हैं कि रेस्ट में है तो ये एट स्टैटिक्स हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक फोर्स लगा दिया और ये मोशन करने लगी, हम इसको क्या बोलेंगे? ये काइनेमेटिक्स में है। लेकिन ये किसके कारण मोशन कर रही है उसको हम नहीं यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, बस ये देखेंगे इसके मोशन को। लेकिन जैसे ही हम मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन उसका कॉज नहीं पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन डिटरमाइन नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे डायनामिक्स में, वहां पर हम मोशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारी मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज बन गई, काइनेमेटिक, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक एट रेस्ट, और ये दोनों मोशन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मोशन को। लेकिन मोशन में हम यहाँ पे क्या देखते हैं? विदाउट कॉज। क्या देखते हैं? विदाउट कॉज। और यहां पर क्या देखते हैं? विद कॉज। मोशन विद कॉज। क्या देखते हैं? मोशन विद कॉज। मोशन विद कॉज।
इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इसलिए तैयार करा था ताकि आप लोगों को समझ में आप पढ़ क्या रहे हैं। तो अब हमने आपको बता दिया फिजिक्स में से हमारी एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स। फिजिक्स की बहुत ब्रांचेज होती हैं, आप लोग कई ब्रांचेज अपने 11th और 12th में कवर भी करोगे। जैसे आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, आगे चल के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ोगे 12th में जो चालू हो जाएगी। यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब इस मैकेनिक्स की हमने फिर 3 ब्रांच बना दी, दैट इज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इसमें एट रेस्ट में, इसमें मोशन में, विदाउट कॉज, मोशन विदाउट कॉज, कारण नहीं देखते इसमें, और इसमें मोशन देखते हैं लेकिन कैसा देखते हैं, विद कॉज। कॉज क्या है, जो मोशन है उसका कारण क्या है, हम इस ब्रांचेज में पढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक। ये थोड़ा सा बेसिक है आप लोगों का, एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं रेस्ट क्या होता है। हमने कहा कि स्टैटिक्स में हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट क्या होता है वो तो पता होना चाहिए, रेस्ट होता क्या है। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हो विथ टाइम, समय के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट with respect to our surrounding with time is known as rest। क्या लिख लो आप लोग, लिखना चाहो तो, when an object is at rest with the surrounding with respect to time is known as at rest। मतलब अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया और इसको देखा ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है। अब सराउंड क्या होता है ये थोड़ा सा लोग समझना चाहो, समझ लो। अगर हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज पर फोकस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जिस चीज पर फोकस करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, और उसके आसपास की सारी चीज होती है सराउंड। क्या होती है, सराउंड। मान लीजिए हमने इस पर फोकस किया, इस ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा सिस्टम। क्या हो जाएगा, सिस्टम। ये ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम। अब इस ब्लॉक के आसपास जितनी चीजें रखी हुई हैं, मान लो सारा कुछ रखा हुआ, ये हमारा हो जाएगा क्या, सारा सराउंड। इसकी चारों तरफ की चीजें जो भी हो जाएंगी, हो जाएंगी सराउंड। और अगर इन दोनों को मिला दे, सिस्टम और सराउंड को मिला दे, तो हमारा यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनिवर्स। ये मैं आपको साइंस की भाषा में बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या होता है, सराउंड क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं इट इज ए सिस्टम, ठीक है। अब उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, व्हाट एवर, वो सारी आ जाती हैं सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब होता है आसपास की चीज़ें, तो वो सराउंडिंग में। और अगर सिस्टम और सराउंड दोनों मिला दिया जाए तो दैट इज बिकम यूनिवर्स, ठीक है। तो हमने रेस्ट की डिफिनीशन क्या बताई कि अगर कोई भी चीज़ एट रेस्ट में हो विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग विथ टाइम, समय के साथ वो क्या हो, रुकी हुई हो अपने सराउंड के आसपास, तो हम उसे बोलेंगे एट रेस्ट। मोशन में क्या हो, कोई भी चीज जो हो वो अंडर मोशन हो, चल रही हो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड विथ रिस्पेक्ट एंड विथ टाइम, दैट इज नोन एज अ मोशन। तो मोशन में क्या बोलेंगे, अ बॉडी इज अंडर मोशन इफ इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड विथ टाइम, देन इट नोन एज अ मोशन। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन। वो कोई भी दुनिया की चीज़ को अगर हम किसी का मोशन डिफाइन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर पाते हैं। एक्चुअल में एब्सोल्यूट रेस्ट में तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी खुद किस में है, अंडर मोशन में है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से अगर हमें किसी कोई दूसरे प्लेनेट पे, मंगल पे बैठकर हमें कोई देखे तो कैसे हम लगेंगे उसको। अब देखो हम यहाँ पर इस समय किस में है, रेस्ट में है, रुके हुए हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मंगल पे बैठ करके हमें देख रहा है तो हम तो पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, तो हम क्या है, अंडर मोशन है। जैसे आप इस बात को समझो कि एक ट्रेन है, ट्रेन में 5 लोग बैठे हुए हैं और पांचों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को रेस्ट में लगते हैं। भाई वो बैठा हुआ है उसके लिए नहीं चल रहा है, वो उसके लिए नहीं चल रहा है, वो उसके लिए नहीं चल रहा है। लेकिन वही एक बाहर से आदमी आता है,
बाहर से आदमी आता नहीं, मतलब बाहर से खड़ा होकर के देखता है जो ट्रेन अंडर मोशन में है। तो ट्रेन मोशन में है, वो आदमी तो रेस्ट में थे, लेकिन उस आदमी को वो आदमी कैसे लगेंगे, अंडर मोशन लगेंगे। तो यही होता है विथ रिस्पेक्ट टू। लेकिन जब भी कभी एब्सोल्यूट रेस्ट की बात आ जाएगी, एब्सोल्यूट मोशन की बात आ जाएगी, तो ये अननोन होते हैं, ये कुछ होते ही नहीं। आप लोग इस बात को नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इज अननोन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जो होता है वो अननोन होता है, हमें पता ही नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है, क्योंकि यूनिवर्स में ईच एंड एवरीथिंग आर अंडर मोशंस, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा रेस्ट और मोशन के लिए, और मोशन। अब हम बात करेंगे जो आपका पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले मोशन बताया, मोशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ मूव मोशन में हो विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट नोन एज अ मोशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन की। देखिए जो हमारा टाइप्स ऑफ मोशन होगा, टाइप्स ऑफ मोशन, वो आपके बुक के चैप्टर के ही नाम दे रखे हैं उन्होंने। पहले चैप्टर का नाम दे रखा है मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन भी। क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन। दूसरे वाले का नाम है मोशन इन अ प्लेन, तो वो होता है मोशन इन टू डायरेक्शन। तीसरे वाले चैप्टर में आपको ये नहीं दिया हुआ है मोशन इन थ्री डायमेंशन, लेकिन वो भी मोशन के जो टाइप्स है उसमें बताया मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। तो अब हम जो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे वो मोशन इन 1D पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में मोशन इन 2D पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी 3D वाला मोशन हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ ये होते क्या है मोशन इन वन टाइप्स ऑफ मोशन में, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल वन डायरेक्शनल, ठीक है। मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। अब बात करते हैं ये 1D 2D 3D है क्या। देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन प्लेन्स होते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये मैं यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ, ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर कोई भी बॉडी एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है, वो एक्स में करे, वाई में करे, जेड में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में एट अ टाइम, एक साथ एक मोशन में एक डायरेक्शन में मोशन करे, मतलब एक समय पर एक डायरेक्शन में मोशन करे। जैसे देखो ये मार्कर है, ये सिर्फ ऐसे सीधे जा रहा है, तो ये कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो वन डायरेक्शन में जा रहा है, 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसी मार्कर को मैं ऐसे बोल दूँ, ऐसे जा रहा है, तब भी वन डायरेक्शन में जा रहा है। इसी मार्कर को मैं ऐसे बोल दूँ, तब भी वन डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी कोई चीज़ एक डायरेक्शन में मोशन करती है तो हम उसे बोलते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। कुछ भी आप नाम दे दो, उसके बस कहने का और समझने का मतलब ये है कि वो बॉडी एक समय पर एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगी, 2 में नहीं करेगी। दैट इज मोशन इन 1D। अब मोशन इन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है मोशन इन 1D का, कोई भी ट्रेन हो स्ट्रेट चल रही है, कोई बस स्ट्रेट पाथ पर जाए, कोई आदमी भी स्ट्रेट पाथ पे जाए, तो मोशन इन 1D हो गया, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए उसकी, 2 डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोशन इन 2D की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 2 डायरेक्शन में मोशन करे, कितने डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में एट अ सेम टाइम, तो उसको बोलते हैं 2 डायरेक्शनल मोशन। क्या बोलते हैं, 2 डायरेक्शनल मोशन। 2 डायरेक्शनल मोशन का जो एग्जाम्पल होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आप लोग पढ़ोगे भी बहुत अच्छे से, फ्लाइट टाइम पढ़ोगे, उसकी रेंज पढ़ोगे, मैक्सिमम हाइट पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 2 डायरेक्शनल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो 2 डायरेक्शनल मोशन ऑब्टेन कर लेता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D। अब बात करेंगे मोशन इन 3D। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 3 डायमेंशन में मोशन करे, अब 3 डायमेंशन में मतलब एक्स में भी जाए, वाई में भी जाए, जेड में भी जाए,
तो हम उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इस टाइप का मोशन जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं एंड एटमॉस्फेयर, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो 3D मोशन करते हैं। रैंडम मोशन होता है, उनका कभी पता नहीं होता किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, आगे जो काइट होती है, पतंग होती है, वो भी हमारा 3 डायमेंशनल मोशन ही करती है। जो काइट्स होती है ना, आप लोग उड़ाते हो पतंग, वो 3 डायमेंशनल मोशन करती है। तो ये हमने आपको समझाया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अब जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड चैप्टर मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D। ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिजिक्स के आपके फर्स्ट बुक के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं करोगे तो आगे आपको फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इनको आप बड़े अच्छे से करने की कोशिश करो। और ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया मोशन। मोशन क्या बता दिया? मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। चलिए, अब आपका चैप्टर पे आते हैं। जो आपका चैप्टर है, ये तो आपका बेसिक था कि आपको पढ़ना क्या क्या था, पढ़ क्यों रहे थे। अब हम बात करेंगे मोशन इन 1D की। आप लोग रीडिंग लगा लो, मोशन इन 1D, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिख लो या 1D लिख लो। आपकी बुक में स्ट्रेट लाइन के नाम लिखा हुआ है, आप 1D लिख लो, मोशन इन 1 डायरेक्शन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पढ़ना वही चीज़ें हैं और दोनों होते भी हुई हैं। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोल देते हैं कि भाई एक लाइन में होगा तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो 1 डायरेक्शनल भी है, एक डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इसको मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं मोशन को पढ़ने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे होती है सबसे बेसिक डिस्टेंस। क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अगर हम किसी चीज़ को देखें, कोई चीज़ देखो यहाँ था, यहाँ पर इस पॉइंट पे था ए पर, ए से इस पॉइंट पर आया बी मान लेते हैं, बी से फिर ये आया सी पर, सी से फिर ये गया डी पर। तो अगर हमसे कोई इसकी पूछे कि इसकी डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए? डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी मेजर करेंगे, फिर ये दूरी मेजर करेंगे और फिर ये दूरी मेजर करेंगे, और तीनों को ऐड करके बता देंगे कि ये इसका डिस्टेंस है। क्या है? ये इसकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। डिस्टेंस को हम बोलते हैं, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। पाथ मतलब रास्ता, रास्ते की जो दूरी होती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, रास्ते की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब तो डिस्टेंस में आप लोग लिख लो, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ। जितना दूर ऑब्जेक्ट मूव किया है वही सारी दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, कोई रोल नहीं होता डायरेक्शन का। तो इसलिए कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, बाकी चीज़ में हम नॉर्मली इसको किलोमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है। मिलीमीटर में, पिकोमीटर में, डेकामीटर में, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, और इसकी यूनिट होती है मीटर। एक्चुअल में ये होती क्या है? ये पाथ लेंथ होती है। क्या होती है? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब किसी भी रास्ते की एक्चुअल दूरी। क्या होती है? किसी भी रास्ते की एक्चुअल दूरी। ये तो था अबाउट द डिस्टेंस। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए, जो डिस्टेंस की शार्टेस्ट पाथ होता है, जो डिस्टेंस का शार्टेस्ट पाथ होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो, हमें ए से डी पर जाना था, ए से डी पर जाना था। अब ए से डी पर जाने के लिए इन्होंने ये रास्ता चूज किया। मैं ये रास्ता चूज कर सकता था क्या? दिस वन। इससे शॉर्टेड रास्ता इसका कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ और, जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, जीरो होगी। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, ये मान लो कोई बॉल है, ये यहाँ पे रखी हुई थी, या तो ये यहीं पर रहेगी तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी, और या मान लो ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ से यहाँ है, ये फिर यहाँ आ गई बॉल, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगी और या फिर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम कोई सर्कल पे हैं, देखो एक हमने सर्कुलर पाथ ले लिया और कोई बंदा यहाँ से चला और यहीं पर दोबारा आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया था और फाइनल भी यहीं आ गया, तो कोई डिस्टेंस हुई उनके बीच में, नहीं हुई, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, और मानो हम यहाँ से यहाँ पे चले और फिर हम यहाँ से मुड़ के अगर यहाँ आ गए होते, इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाता, ठीक है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट, अगर हम मान लो यहाँ से चल करके यहाँ रुक जाते तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। इस बात को आप लोग लिख लो, डिस्टेंस जो होती है ये या तो पॉजिटिव होती है और या तो जीरो होती है। डिस्टेंस इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, ठीक है ना, जीरो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख लेना, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होती है, क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हमारी इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमें डायरेक्शन में कोई लेना ना देना, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, इसलिए हमारी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है डिस्प्लेसमेंट की। और ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस थी वो या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, बराबर। तो इस बात को आप लोग नोट भी कर लो, ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू, या तो डिस्टेंस बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी छोटी नहीं होगी। इस बात को ये रेशियो के टर्म में भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो दे देंगे तो या एक होगा या एक से बड़ा होगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दे दिए, क्या दे दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दे दिए, तो या एक होगा या एक से छोटा होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो एक होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो छोटा हो गया और डिस्टेंस बड़ी हो गई तो हमारा रेशियो एक से कम हो जाता है। तो इस बात को ये कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं आपके पेपर में भी। इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, और वो कैसी क्वांटिटी है। इसको नोट करो, फिर अगले टर्म पे चलते हैं।
अगला जो टर्म आता है वो आता है स्पीड का। किसका आता है? स्पीड का। तो आप लोग स्पीड। अब देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस स्पीड को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हमारी होती है स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड SI यूनिट। अदर यूनिट भी उसकी होती है, जैसे किलोमीटर पर आवर। क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। अगर आप कभी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। फाइव बाई 18 आ जाता है। क्या जाता है? 5/18। तो अगर कभी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर रिवर्स करना हो, इससे इसको कन्वर्ट करना तो इसको उल्टा कर देना, 18/18/5 कर देना। क्या कर देना? 18/5। ये कई बार न्यूमेरिकल में आ जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, या किलोमीटर में पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका बहुत सिंपल सा ये तरीका होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में हमारा इतना सेकंड होता है 3600 सेकंड। इसको काट देते हैं तो 5/18 जाता है। इसको अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से, अगर इससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये तो यूनिट की बात हो गई। और भी इसकी यूनिट होती है CGS में भी। अगर हम इसकी बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? CGS यूनिट की बात करें, CGS। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इसका होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। हम बात कर रहे हैं स्पीड की। स्पीड होती क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। और इसके अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इस क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो m तो 0 हो गया, l मीटर आ गया, और टाइम t आ गया, mLT की पावर -1। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है। m l की पावर 1 है, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड। अब देखिए स्पीड कई टाइप्स की होती हैं। कई टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हम 4 टाइप्स की स्पीड की डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप्स की स्पीड की? 4 टाइप्स की स्पीड की। एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई आदमी एक इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस गया, वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और उस डिस्टेंस को जाने में मुझे 5 मिनट लगे। फिर मैं आगे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस गया और उसको भी जाने में मुझे 5 मिनट लगे। फिर उसके और आगे की जो डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर थी और उसको जाने में मुझे 10 मिनट लगे। तो ये इक्वल इंटरवल टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको मैं आपको देखो थोड़ा समझा रहा हूँ। मान लो ये मैंने 3 डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ये डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है तो मुझे 2 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 मिनट। ये मान लो हमारा 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, तो मुझे 1.5 मिनट लगते हैं, 1.5 मिनट लगते हैं। ये मान लो 1 किलोमीटर है तो ये 1 मिनट लगते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर भी 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर गया होगा, 2 किलोमीटर में 2 मिनट, यहाँ पर भी। तो जब हमारा टाइम ऑफ इंटरवल और डिस्टेंस सेम रहता है, एक सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है। तो स्पीड को हमने बताया कि स्पीड के भी कई टाइप्स होते हैं। पहला बता दिया यूनिफॉर्म स्पीड, लिख लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम्स इन इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम एक इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? उसमें जो इक्वल इंटरवल होता है उसमें हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते। ठीक है, देखिए देखो दूसरी एग्जांपल देते हैं। मान लो ये डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी थी। अब ये तो हमने 2 किलोमीटर थी तो 2 मिनट में ट्रेवल कर लिया। अब ये वाली जो थी ये 1.5 किलोमीटर थी, किलोमीटर है भाई, केजी नहीं। ये 2 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर थी, इसको भी 2 मिनट में ट्रेवल किया। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 मिनट, यहाँ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर लेकिन 2 मिनट लग गए। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं हमारे पास 1 किलोमीटर थी, इसको ट्रेवल करने में हमें 0.5 मिनट ही लगे, 0.5 मिनट्स लगे, मतलब 30 सेकेंड लगे। तो ये देखो अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो अनइक्वल डिस्टेंस जो हमारी हो रही है अनइक्वल डिस्टेंस है और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब हमारा टाइम ऑफ इंटरवल अलग अलग हो जाए उसी सेम डिस्टेंस के लिए, देखो यहाँ पर 1 था तो 1 था, यहाँ पर 1.5 था तो 1.5, यहाँ 2 था तो 2, या इसमें तो अलग अलग हो गया। मतलब जब हम एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग समय लेने लगे तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करेंगे थर्ड वन, एवरेज स्पीड। किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? अगर हम टोटल डिस्टेंस ले लें अपॉन टोटल टाइम ले लें, दैट इज एवरेज स्पीड। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये रफ कर लो, नोट कर लो। देखो जब हमारी कभी एवरेज स्पीड आएगी एस एवरेज, तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो मान लो हमारे पास ये डिस्टेंस थी, अब यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, इस आदमी को जाने में 2 आवर्स लग गए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर थी और इसको जाने में 1 आवर लग गए। और इस डिस्टेंस को इसकी थी 4 किलोमीटर और इसको जाने में 1.5 आवर लग गए। तो अब हमें अगर इसकी एवरेज डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो? एवरेज डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस, सबको ऐड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? 5 + 3 + 4। और फिर क्या निकालेंगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या लग गया? 2 आवर्स + 1 आवर्स + 1.5 आवर। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसकी क्या होती है? स्पेशल कंडीशन होती है। पहले ये आप लोग नोट कर लो, समझ लो, फिर वो स्पेशल कंडीशन जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल डिस्टेंस थी, डिस्टेंस को हम अगर एस से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते थे S1 + S2 + S3 + S4 या डॉट 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 बना दो जहाँ तक आपको डिवाइड बाई T1 + T2 + T3 + डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम इस T को, टाइम को लिखना चाहें तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि दोनों s कर दूंगा तो आप लोग काट के खत्म कर दोगे। ठीक है ना, तो इसलिए ना करो, इसलिए मैंने टाइम इक्वल टू क्या लिख दिया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है आपकी। ठीक है,
अब देखो अगर ये टी हम यहाँ पर उठा के रखते चले तो यहाँ क्या हो जाएगा, S1/V1 S2/V2, ये भी चेंज होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, S एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3 प्लस S4 ऐसे सो ऑन हो जाएगा। ये तब की कंडीशन है जब आपको वेलोसिटी दिया हुआ हो, स्पीड दिया हुआ हो, टाइम ना दिया हुआ, दो चीज़ दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ हो और साथ में डिस्टेंस दिया हुआ, ऊपर वाली डिस्टेंस है और नीचे वाली स्पीड और डिस्टेंस है, तब आपके लिए है। अगर टाइम दिया हुआ तब आप ये फार्मूला लगाओगे। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, अगर इक्वल डिस्टेंस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इक्वल डिस्टेंस दे दिया जाए और फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो। चलिए ये आप नोट कर लो, फिर चलते हैं अगली बार। ये समझ में आया ना, ये मैंने यहाँ से उठा के रख दिया है। चलिए अब जो स्पेशल कंडीशन है उस पर अक्सर वो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उस वाले को आप देख लो थोड़ा सा ध्यान से, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वो देखने में ऐसा होता नहीं लेकिन एक्चुअल में वही होता है, इसलिए उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमें कोई एक बोले कि आप यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक गए और ये आपकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। या आप इसको, चलो पहले मैं इसको फॉर्मूला बेस में बनाता हूँ फिर एक क्वेश्चन ले जाते हैं। ये डिस्टेंस s है, कितनी है, s, और यहाँ से यहाँ तक आपको जाने के लिए आपकी जो वेलोसिटी लगती है वो लगती है v1। क्या लगती है, v1। जाने की बात है, डिस्टेंस तो s है, वेलोसिटी v1 है। आते टाइम जब आप वापस आ रहे थे तो डिस्टेंस तो यहाँ से आप a से b पे गए थे, आते टाइम भी आपकी डिस्टेंस b टू a ही रहेगी, डिस्टेंस तो नहीं चेंज हुई ना, लेकिन आपने अपनी वेलोसिटी, डिस्टेंस आपकी अब भी वही रही। देखो सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो ऐसी रही, लेकिन वेलोसिटी आपने चेंज कर ली v2। अब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2। तो अगर आपसे इस कंडीशन की कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे, क्या पूछे, एवरेज वेलोसिटी, तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए हम लिखेंगे v एवरेज वेलोसिटी स्पीड। अभी यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड की टर्म में चल रहे थे, लेकिन आप अगर डायरेक्शन वाले में लगाओगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम a से b पे जा रहे थे, क्या हमारी यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी भाई, s थी, s। दूसरी बार हम इसको s1 भी मान लें, लेकिन हमारा s1 s2 s के बराबर ही है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई s प्लस क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस s प्लस s अपॉन टोटल टाइम। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा हुआ, t1 लगा हुआ, और यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या लगा हुआ, t2 लगा हुआ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई थी। तो अगर हम t1 और t2 की वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए VAV एवरेज इक्वल टू S1 S प्लस S। यहाँ पीछे जाओ S1 S2 भी बोल सकते हो, लेकिन डिस्टेंस दोनों सेम है तो लास्ट में S ही रखना पड़ेगा आपको। तो ये 2S हो गया अपॉन में T1 क्या होता है, S अपॉन V1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है हमारे पास, S है, और वेलोसिटी क्या है, V है, स्पीड क्या है, V है। तो यहाँ से लिखिए हम, तो S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, ये T1 के लिए और ये T2 के लिए। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो देखो बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट आएगा और बड़ा हेल्पफुल भी होता है हमारे लिए। V एवरेज इक्वल टू, ये तो ऐसा हो जाएगा 2S, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, V1 V2 हो जाएगा। अब इसके साथ क्या है, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो S V2 प्लस S V1। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू 2S, ये ऊपर चला जाएगा, V1 V2, नीचे क्या हो जाएगा, देखो S दोनों में कॉमन है, तो अगर हम S कॉमन ले लें तो V1 प्लस V2 या V2 प्लस V1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, S से S कैंसिल आउट। तो यहाँ V एवरेज इक्वल टू क्या आ गया, 2 V1 V2 अपॉन
v1 प्लस v2। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये सिर्फ अप्लीकेबल तभी और तभी है सिर्फ जब दोनों की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, दो वेलोसिटी दी हुई उनकी डिस्टेंस सेम हो। इसको आप, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, इसके पहले भी बता दिया था। अगर आप इसको 2 के जगह 3, 4, 5 दिया हो तब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लीकेबल कर सकते हो। और इससे हमें निकल के आता है कि हमारी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगी। इसको नोट कर लो, फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल करा देता हूँ। चलिए देखिए, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है, इस पे अक्सर वही वाला मैं आपको कराता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप। एक आदमी था ए, वो ए से बी पर गया। एक आदमी था, वो ए से बी पर गया। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी है, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ए से बी पे जाने की वेलोसिटी उसकी जो थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की थी। ए से बी जाने की 60 किलोमीटर पर आवर थी वेलोसिटी। वी या स्पीड आप बोल दो, एस बोल दो, आपकी जो मर्जी। वापस बी से ए आने पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। और अब अगर आपसे कोई एवरेज पूछ ले, क्या पूछ ले, एवरेज स्पीड पूछ ले, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे? नहीं, वो नहीं करना है। हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, 60 + 40 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालना है भाई, तो हमारा क्या जाएगा, एवरेज निकालना है। तो 60 + 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 100 डिवाइड बाई 2 = 50। गलत है, वो क्या है, गलत है। हम इसकी जो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो इससे निकालेंगे क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2, 2 × 60 × 40 अपॉन v1 + v2, 40 + 60। तो ये हो जाएगा 2 × 60 × 40 अपॉन 100। 1 1 1 1 0 कर लिया। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ, अगर आप लोगों को पता होगा पहले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता हो तो आपको लगा होगा सर इसका एवरेज तो 50 होना चाहिए था, होना भी चाहिए था भाई, ये 60 से गया था, ये 40 से गया था, लेकिन इसका एवरेज कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। वो 50 वाला गलत हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान देना, जब कभी इक्वल डिस्टेंस दी हुई हो, क्या दी हुई हो, इक्वल डिस्टेंस दी हुई हो, और उसमें दो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो, हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ये कहाँ से आता है, ये मैंने आपको देखो समझा दिया। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे चलिए।